वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश लोन वर्ड्स। अभी हम जाने कि लोन वर्ड्स क्या है, कैसे सिर्फ करीब करीब 1500 साल के इतिहास में अंग्रेजी इतना विख्यात हो गया, इतना फेमस हो गया, इतना प्रसिद्ध हो गया। उसका एकमात्र कारण था इसके शब्दों का भंडार, सहज शब्दों का भंडार। तो अंग्रेजी अपने आप में एक बहुत ही सहज भाषा है और इसके जो भी शब्द हैं, इसके जो भी वोकेबुलरी हैं, वो दुनिया के अन्य देशों से उधार लिया है। उसको कहते हैं बोरोइंग लैंग्वेज। ठीक है, बोरोइंग या लोन वर्ड्स। अब इसमें बहुत सारे देश आते हैं। सबसे ज़्यादा आ जाता है आपका फ्रेंच, रोमन, जर्मन, इटालियन, ग्रीक, लैटिन, इवन इंडियन एट्सेट्रा। तो जो प्रमुख देश हैं वो इन्हीं प्रमुख देशों से जो शब्द लिए गए हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में समाहित किया गया है। और आज इंग्लिश वोकेबुलरी जो है, जो शब्दकोश है, वो इतना रिच बना है, वो लोन वर्ड के चलते। आपके लिए शायद नया होगा कि अंग्रेजी अपने आप में खुद मुकम्मल भाषा या शब्द नहीं थे अगर उसको बाहर से या दूसरे देशों से आयात नहीं किया गया रहता, उसे लोन नहीं लिया गया रहता और उसमें शामिल नहीं किया गया। और दोस्तों, हर साल हर समय कुछ न कुछ नए शब्द ऐड होते जा रहे हैं इंग्लिश डिक्शनरी में, और वो सिर्फ इसलिए कि वो अन्य देशों से उसको लिया जाता है और उसमें शामिल कर लिया जाता है। जैसे कुछ मैं एक एग्जांपल दूँ कि इंडिया से क्या क्या शब्द हैं। तो इंडिया से ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में हम त्रिकोणमिति कहते हैं, मैथ्स में पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इंडिया से लिए गए हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो शब्द लिए गए हैं वो लैटिन से है, फ्रेंच से है। तो उस ऐसे शब्दों को हम कहते हैं फ्रेंच बोरोइंग्स, लैटिन बोरोइंग्स। जैसे एक शब्द है वर्चू, एक शब्द है चेम्बर, एक शब्द है रूम। ठीक है, तो ये अलग अलग शब्द सब अंग्रेजी में एक आए हैं, एक जैसे आपको प्रतीत होते हैं, मालूम होते हैं, लेकिन ये अपने आप में सिर्फ इंग्लिश नहीं है। वर्चू शब्द दूसरे देश से लिया गया है। ये अंग्रेजी का शब्द, ये इंग्लिश आ जाता है रूम। लेकिन रूम और चैम्बर में कोई अंतर नहीं है, बस शब्दों का प्रयोग अलग है, दोनों का मतलब एक होता है। तो चैम्बर जो है वो जर्मन है, यानी जर्मनी से लिया गया है। वर्चू जो है वो लैटिन है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसी तरह से आपको चेयरमैन है या चेयरपर्सन है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आजकल प्रचलन में है चेयरपर्सन यूज करना, क्योंकि चेयरपर्सन जो है वो कॉमन वर्ड आता है, और मैन जो है वो एक पेट्रियार्की को शो करता है, स्त्री को डिवर्ट कर देता है और सिर्फ पुरुष को शो करता है, इसलिए प्रचलन में चेयरपर्सन है। लेकिन चेयरपर्सन जो शब्द है वो जर्मन है, इंग्लिश में चेयरमैन ही आता है। मैन का बोलबाला रहा है इस दुनिया में, अब बदल रहा है, फेमिनिज्म अब प्रभाव में आया है और एक तरह की एक कॉमन टेंडेंसी शुरू हुई है। ये अच्छी बात है कि पुरुष और स्त्री एक साथ चल रहे हैं। बहरहाल हम लोग को जानना है कि ये लोन वर्ड फ्रेंच बोरोइंग्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेंच बोरोइंग के बारे में। हम लोग इसमें से फ्रेंच बोरोइंग समझेंगे कि क्या है, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो फ्रांस से लिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे जैसे वॉर एंड जुडिशियरी रिलेटेड वर्ड्स हैं, यानी युद्ध, लड़ाई, बैटल, या फिर
जो कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, उन सब से जितने भी शब्द रिलेटेड है वो आपको मैं बता दूं कि वो इंग्लिश नहीं है बल्कि वो फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस एक बहुत ही विकसित देश है और विकसित इसलिए नहीं है कि वहाँ संसाधन ज़्यादा है, वहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। मेजॉरिटी जो वहाँ की जो जनसंख्या है या वहाँ की जो पब्लिक है वो हाईली क्वालिफाइड है, बहुत विचारवान लोग होते हैं। जिस देश की जनता पढ़ी लिखी ज़्यादा होती है, विचारवान होती है, वो देश उन्नत होता है, वो डेवलप करता है। भीड़ से देश का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो फ्रांस सिविलाइजेशन में, हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं। सभ्यता शिक्षा से मिलती है, विद्या ददाति विनयम संस्कृत में है हमारे यहाँ, ठीक है। विद्या से विनम्रता आती है, ज्ञान बढ़ता है। तो ये जो वर्ड हैं सबसे ज़्यादा फ्रांस से लिए गए हैं, क्योंकि फ्रांस का जो सभ्यता है उसका विकास बहुत पहले हो गया था। सबसे संभ्रांत देशों में से एक आता है फ्रांस, जर्मनी, फिर इंग्लैंड। अमेरिका को हम उसमें बहुत नहीं रखते हैं, लेकिन ये सब देश है। तो वर्ड्स है जैसे है बैटल, इवन वॉर इटसेल्फ, बैरक, बटालियन, वेपन, ठीक है, स्पीयर, ये सारे शब्द फ्रांस से लिए गए हैं। यहाँ तक कि जज, जस्टिस, एडवोकेट, ये सारे शब्द जो है वो फ्रांस से लिए गए हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा नया होगा और रोचक भी होगा। अब हम अगर फ्यूडलिज्म से आ जाएं, कुछ वर्ड फ्यूडल का मतलब होता है सामंतवाद। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है सामंतवाद। अब सामंतवाद को समझें, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन फ्यूडलिज्म, खुद जो फ्यूडलिज्म वर्ड है, इसको कहते हैं हिंदी में सामंतवाद। अब किसी भी देश में, किसी भी समाज में एक खास वर्ग होता है जिसका दबदबा उस समाज पर होता है, या फिर यूँ कहें कि एक खास मार्जिनलाइज्ड जो जाति व्यवस्था होती है या सामुदायिक व्यवस्था होती है, उस पर वो हुकूमत करता है, उसको दबाता है या उसमें हस्तक्षेप करता है, अपनी बातों को मनवाता है, ज़बरदस्ती, सही हो या गलत हो, या दूसरे की मेहनत को छीनता है और अपना उपयोग करता है, अपना उपभोग करता है। तो उस ऐसी व्यवस्था को, ऐसे प्रचलन को हम सामंतवाद कहते हैं, ठीक है। यानी जो बेहतर से बेहतर जो उपभोग की वस्तु होगी, उपभोग का संसाधन होगा, वो उन वर्गों को मिलेगा जो सामंतवादी हैं। मेहनत बहुत नहीं करेंगे, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा अधिकार, जिसको हम कहते हैं लायंस शेयर, बेहतर शेयर जो है उन्हें मिलेगा। मजदूरी कोई करेंगे, मेहनत कोई करेंगे, लेकिन वो उसका लाभ उठाएंगे और ज़बरदस्ती थोपेंगे भी, मारेंगे भी, पीटेंगे भी, बेइज्जत भी करेंगे, ह्यूमिलिएट भी करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसे लोगों को हम सामंतवादी कहते हैं, सामंतवाद। तो ये जो शब्द आए हैं वो वहीं से आए हैं, जो भेदभाव करता है कि तुम शूद्र हो, छोटे हो, छोटी जाति के हो, हम बड़ी जाति के हैं, ठीक है, या वो नौकर है और मालिक हैं। तो ये सारे फ्यूडलिज्म जो शब्द हैं वो सारे फ्रांस से आए हैं। सर्वेंट, ओनर, मास्टर, ये सारे आपको फ्रेंच वर्ड हैं। अब वहाँ का एक कहानी है कि वहाँ के जो नौकर होते थे फ्रांस के, वो सारे काम करते थे, मालिकों के लिए खाना बनाना, यहाँ तक कि पशु को पालते थे, मुर्गी को, सूअर को, गाय को, बकरी को, और उनको पालन पोषण करते थे और काट के खाना बनाते थे उसका। और उसका सेवन जो है, यानी उसको खाते कौन थे? वो मालिक लोग खाते, वही सामंतवादी लोग खाते थे। नौकर को उसमें हिस्सा नहीं मिलती थी, उनका सिर्फ काम था परोसना, बना के परोसना। तो ये सामंतवादी व्यवस्था है, ठीक है। लिबरल ह्यूमनिज्म यहाँ पे नहीं आती है। तो ये सारे जो शब्द हैं, फ्यूडलिज्म, सर्वेंट, ओनर, मास्टर, ये वहीं से आए हैं।
जैसे आपने सुना होगा BEEF PORK। अब ये अजीब है, इसका मतलब ही अलग होता है। गाय का होता है COW, उसके मीट को काऊ मीट कहेंगे। पिग का मतलब होता है सुअर, और उसके मीट को पिग मीट कहेंगे। लेकिन नहीं, वो चूँकि फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस से आया है, तो गाय के फ्लेश को हम कहते हैं, गाय को जो काट के वहाँ लोग खाते हैं, बहुत सारे देश में लगभग खाते हैं लोग, तो उसके मीट को हम कहते हैं बीफ। काउज मीट, काउज फ्लैश इज नोन एज बीफ, विच इज अ फ्रेंच वर्ड, अ सोलिली फ्रेंच वर्ड। ये फ्रांस से आया है बीफ, गाय का मीट। वहाँ गाय के मीट को लोग खाते हैं तो उसको बीफ कहते हैं, गिव मी बीफ। जो लोग सुअर के मीट को खाते हैं तो ये भी फ्रेंच वर्ड है, पोर्क, उसको पोर्क कहते हैं। ये फ्रांस से आया है। यहाँ तक कि केटल, केटल जो है जिसमें चाय वगैरह उड़ेला जाता है या फिर गर्म चीज़ लीकर वगैरह, वो भी फ्रेंच वर्ड है। कप जो है CUP, वो आया है फ्रांस के कप्पा वर्ड से आया है। तो ऐसे ओरिजिनेट हुआ है। कोई भी शब्द का ओरिजिनेशन पहले किसी न किसी जगह से होती है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बोली या शब्द का उच्चारण भाषा में सबसे पहले बोली आती है, पहले उसको बोला जाता है, फिर उसका डेटाबेस तैयार होता है, रिकॉर्ड होता है, उसकी ढांचा को लिखा जाता है, और तब फिर ग्रामर, सिंटैक्स, ये सारा चीज़ का निर्माण होता है, और फिर एक मुकम्मल, एक कंप्लीट भाषा तैयार होती है। हजारों भाषाएं हैं पूरी दुनिया में, अकेले सबसे ज़्यादा भाषा जो है वो भारत देश में ही है। तो ये शब्द जो है, मेरे कहने का मतलब है कि कैसे बहुतायत जो शब्द हैं वो कैसे फ्रांस से लिया गया है। इसलिए फ्रेंच सिविलाइजेशन सबसे उन्नत मानी जाती है। वहाँ के लोग काफ़ी विद्वान होते हैं, बहुत सभ्य होते हैं। यहाँ तक कि फ्रेंच भाषा को बहुत ही संभ्रांत, वेरी सोफिस्टिकेटेड जिसको लैंग्वेज कहते हैं, अंग्रेजी भी नहीं आता है, फ्रेंच को सबसे ज़्यादा माना जाता है। अंग्रेजी एक सहज भाषा है, और ख़ास बात है कि इसके प्रचार प्रसार का कारण ये रहा कि इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आज दुनिया में जो अंग्रेजी नहीं जानता है वो समझिए कि वो ट्रेड के लायक नहीं है, व्यापार के लायक नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अंग्रेजी का बोलबाला है। तो आज भी सबसे ज़्यादा अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग नहीं हैं, फिर भी अंग्रेजी का बोलबाला इसलिए कि व्यापार से भाषा जुड़ी हुई है। ये दुनिया के हर जगह में इस भाषा में व्यापार ज़्यादा होता है, कॉमर्स ट्रेड ज़्यादा है। लेकिन फ्रांस की भाषा को सबसे सोफिस्टिकेटेड माना जाता है। उसके बाद में दूसरी भाषाएं आती हैं, जर्मन हो गई, या फिर स्पेनिश हो गया, जापानीज हो गया, इंग्लिश तो है ही। तो आपने देखा कि ये कैसे वहाँ से बोरो किया गया है, वहाँ से लिया गया है। स्कूल, पढ़ाई लिखाई से मैक्सिमम जो भी शब्द हैं, यहाँ तक मेंटोर, ट्यूटर, टीचर, ये सारे शब्द आपको फ्रेंच से ही आए हैं, फ्रांस से ही लिए गए हैं। तो एक रोचक वाक्य है, उसकी ओरिजिनेशन कहीं ना कहीं से होती है। हम अगर जैसे हम कहते हैं फोनोलॉजी, तो ये ग्रीक वर्ड है, फोन से है, फोन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या ब्रांच, यानी साउंड सिस्टम की स्टडी को हम कहते हैं फोनोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, शब्दों के ओरिजिनेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि शब्द कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, और साउंड सिस्टम को हम फोनोलॉजी कहते हैं, फोन। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब था कि लोन वर्ड्स जिसको कहते हैं, उधार ले लिए गए और उसको अपना बना ले गए। जैसे अंग्रेजी जो है, भारत की अंग्रेजी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी है। अंग्रेजी इसकी अपनी नहीं है, इंग्लिश अपनी नहीं है, लेकिन इसको इतना व्यवहार में लाया गया कि सबसे उन्नत इंग्लिश भारत की मानी जाती है पूरी दुनिया में। कारण ये है कि यहाँ ग्रामर बेस्ड पढ़ाई होती है, तो ग्रामर की अच्छी जानकारी होगी तो वहाँ की भाषा भी उन्नत होगी। जो हम एक रिकॉर्ड पे, एक डेटाबेस पे, एक सिंटैक्स के आधार पर जिस भाषा को हम सीखते हैं वो बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल परफेक्ट होगी। यही कारण है। तो अंग्रेजी सिर्फ बोलना, लिखना, पढ़ना, जानना ये बड़ी बात नहीं है, उसके बारे में गहराई से जानना। और इसका लिटरेचर तो अथाह समंदर है। दुनिया में सबसे जो
प्रगाढ़, सबसे जो मजबूत और सबसे जो ब्रॉड एरिया है वो लिटरेचर का ही आता है। तो आज हमने जाना कि फ्रेंच बोरोइंग क्या है, फ्रेंच से कैसे शब्द ला के इंग्लिश में उसको ढाला गया है, और यही वजह है कि इसके प्रोनाउंसिएशन भी अलग होते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं बिल्ली, लिखते बिल्ली हैं, दिखता भी बिल्ली है, पढ़ते भी बिल्ली है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। उसका कारण यही है कि जिस जिस देश से लिया गया है उसके कल्चर का प्रभाव उस शब्द में आता है, इसीलिए शब्दों का उच्चारण थोड़ा अलग होता है। बोलने में स्पेलिंग कुछ होगा और उसका स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन कुछ आएगा, मीनिंग कुछ आएगा, इसीलिए थोड़ा विचित्र है। और लोग मजाक मजाक में कहते भी हैं इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज। तो ये फ़नी है नहीं, उसका रीज़न है। उस रीज़न को जानने के लिए हम ओरिजिन को समझेंगे कि इसका उत्पत्ति, ओरिजिनेशन, ठीक है, इटिमोलॉजी जिसको कहते हैं, वो कहाँ से हुआ है। फिर आपको सब चीज़ आसान हो जाएगा कि आखिर इसका क्या माजरा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या इतिहास है, कैसे ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसका उच्चारण क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, और कैसे अंग्रेजी में शामिल होकर यह एक काफ़ी रिच वोकेबुलरी का निर्माण करता है। So thank you very much for this lesson today. Keep on watching, subscribing and viewing. Thank you.